तो दोस्तों इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान और हैंक बात कर रहे होते हैं कि तभी लिफ्ट से हैंक का सीनियर निकलता है जो कि उससे कहता है कि हांग इस कंपनी में ज्वाइन कर पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पर उसे तक सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। उसने बताया कि यहाँ टेस्ट बहुत टफ है और उसे नहीं लगता कि उसे सच में सेलेक्ट करेंगे और जब उसे नहीं कर रहे तो हैंक को कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अब जियान हैंक दोनों ही वहाँ से लिफ्ट में चले जाते हैं। अब लिफ्ट में जाते वक्त जियान हैंक से उस इंसान के बारे में पूछता है ये कौन था, जिस पर हैंक बताता है कि ये उसका सीनियर है जो हर चीज में परफेक्ट है और एक लीड गेम डिजाइनर है। अब जब उसी का सिलेक्शन नहीं हो सका तो फिर उसका कैसे होगा। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी वो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ वो लोग अभी ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहे थे जहाँ जियान आगे आता है और उसे देखकर बाहर खड़ी गर्ल्स उसका वेलकम करती हैं बॉस की तरह। ये देखकर हैंक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे जानने को मिलता है कि जियान सच में यहाँ का CEO और बॉस है। जियान उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि वो कितनी सैलरी लेना पसंद करेगा। जो सुनकर हैंक हैरान था, उसके लिए ये सब कुछ एक सपने की तरह था। हैंक थोड़ा सोचता है और कहता है कि 2000 युआन हर महीने के लिए काफी हैं। जियान कहता है ये तो बहुत ज्यादा कम है, नॉर्मल एक्सपीरियंस को देखा जाए तो 2000 में तो सिर्फ गुजारा ही हो सकता है और ऐसे में तुम्हारा मन नहीं लगेगा यहाँ काम करने के लिए, इसी वजह से मैं तुम्हें 4000 युआन देता हूँ। ये सुनकर अभी हैंक की खुशी दुगनी हो चुकी थी। वो यहाँ पर जियान से कहता है कि वो कंपनी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है और अपना बेस्ट देगा। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब जियान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी वहाँ पर लुलू आती है जो कि बताती है कि वो एक लड़की जॉब के लिए जियान से मिलना चाहती है। वो पर्सनली कुछ बात करना चाहती है। हम देखते हैं कि लड़की और कोई नहीं बल्कि लीन थी जिसे पता चला था कि जियान की कंपनी कुछ खाली लोगों को ढूंढ रही है काम के लिए। इसी वजह से वो वहाँ पर अभी जियान से पूछने के लिए आई है उसे एक ऐसी कंपनी मिल सके जहाँ के लोग पैशन को फॉलो करते हो न कि पैसे को। अब यहाँ पर जियान लुलू से धीरे धीरे लीन के बारे में डिटेल मांगता है। लुलू बताती है कि असल में लीन पहले दूसरी कंपनी में काम किया करती थी जहाँ पर वहाँ के लोग यानी कि जो बॉस वगैरह थे वो खुद इसे कंपनी से निकालना चाहते थे, लेकिन फिर इसने खुद ही अपनी कंपनी छोड़ दी। ये सुनकर जियान खुश हो गया था। वो सोच रहा था कि हम ऐसे ही एम्प्लॉयज चाहिए जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर जियान तुरंत लीन को अपनी कंपनी में एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग को दिखाया जाता है जो कि अभी वहाँ कॉलेज के रूम में यानी कि हॉस्टल में था। वहाँ पर अभी बाकी दोस्त उससे जियान के बारे में बात कर रहे थे और पूछते हैं कि जियान कहाँ है, वो कितने दिन से दिखाई नहीं दिया। इस पर यांग कहता है कि वो बाहर काम के लिए गया है तो शायद उसने वहीं पर कोई जगह रेंट पर ले ली होगी। लेकिन यहाँ पर यांग के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी दिख रही थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग सेलेक्ट कर लिए गए थे और उनका काम भी परफेक्ट हो चुका था। काम वाम कुछ नहीं है बल्कि उन्हें हाईटेक कंप्यूटर दिए गए हैं जिन पर बैठकर उन्हें दिन भर गेम खेलना है। वो सभी चाहते थे कि वो एक ऐसा गेम डेवलप करे जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो, लेकिन पूरे दिन गेम खेलने के बाद वो बोर हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियान आखिरकार चाहता क्या है। तभी सभी को क्वेश्चन करते हुए देख लीन यहाँ पर खड़ी होती है और कहने लगती है कि उन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। असल में जियान उन्हें गेम इसलिए खिलवा रहा है जिससे कि वो लोग सभी फेमस गेम में ग्लिचेस को फाइंड कर सके, जिससे कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें कि कोई ग्लिच ही ना हो। सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब इस तरफ हैंक बेल को देखता है जो कि अभी जिस गेम को खेल रहा था उस गेम के पीक लेवल पर यानी कि जिससे आगे कोई लेवल नहीं हो सकता वहां पर पहुंच चुका है। वैसे बाकी सभी अभी भी यही सोच रहे थे कि आखिरकार जियान बाहर क्यों नहीं आता। मतलब कि जब से उन्होंने काम स्टार्ट किया है तब से जियान एक बार भी उनका काम देखने यानी कि उनसे मिलने के लिए नहीं आया। वो हमेशा अपने ऑफिस में रहता है। अब हम जियान को देखते हैं जो कि अभी काउच पे यानी कि सोफे पे मस्त पड़ा हुआ था और वाटरमेलन खा रहा था। वो सोच रहा था कि सच में कंपनी चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है क्योंकि उसके पास तो कोई काम ही नहीं है। अभी वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो किस गेम को बनाए क्योंकि उसके पास टाइम तो है पर अभी उसे एक फ्लॉप आइडिया ढूंढना होगा। तभी वो सामने टीवी पर चल रही मूवी को देखता है जिसमें फाइट हो रही थी। वो समझ जाता है कि उसे एक एक्शन शूटिंग गेम बनाना चाहिए। अब बाहर हम देखते हैं कि बेल रिंग होती है, इसका मतलब सभी की छुट्टी हो चुकी है। अब उन्हें वापस जाना है घर पर मगर वो सभी दुखी थे क्योंकि उन्होंने दिन भर कुछ काम नहीं किया। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने सच में कुछ भी काम नहीं किया।
जो कि अच्छी बात नहीं है। पर तभी अचानक से जियान वहाँ पर आता है और सबसे पहले उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ अभी तक इतने टाइम से इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो अपने नेक्स्ट गेम के आइडिया के बारे में सोच रहा था। उसने फैसला किया है कि वो एक शूटिंग गेम बनाएंगे। यहाँ ऑफिस में आने के बाद वो उन सभी को समझाता है कि उन्हें इस गेम की जो स्टोरी लाइन है उसे बहुत ही ज्यादा लंबा रखना है, जिससे कि लोगों को कैरेक्टर के बारे में और बाकी सभी के बारे में अच्छे से समझ आ सके। साथ ही वो उन्हें और बाकी चीजें भी बताता है, जैसे कि उन्हें सभी ग्रस और ऑब्जेक्ट खुले रखने हैं। दूसरी चीज की सभी गन्स परचेज पर लगी होनी चाहिए, इसका मतलब वो पैसे देकर उन्हें खरीद सकते हैं। अभी ये बात हैंक को समझ में नहीं आ रही थी और थोड़ी सी गलत भी लग रही थी। जियान का मानना था कि अगर वो ऐसा करेगा तो गेम पक्का फ्लॉप हो जाएगा, पर हैंक सोच रहा था कि ऐसा करने से कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। वो घबराते हुए और कांपते हुए कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पहले भी काफी चीजें फ्री में दे चुके हैं। इसी वजह से अगर हम इस बार शुरुआत में भी सभी चीजें सेल कर लेंगे तो इससे रेपुटेशन को फर्क पड़ेगा। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर स्टोरी लंबी हुई, वो जो कंट्रोल्स हैं वो बिगिनर फ्रेंडली हुए, तो इससे गेम ज्यादा सीरियस या फिर इंटरेस्टिंग नहीं रह पाएगी। लेकिन जियान उससे कहता है कि नहीं, उसने ये सब सोच के डिसाइड किया है और वो चाहता है कि इस चीज को सोचते हुए वो सारे काम करे और गेम का ड्राफ्ट वर्जन एक हफ्ते के अंदर जियान को दे दे। इसके बाद अब जियान वहां से चला गया था। वो सोच रहा था कि उसका गेम जरूर ही फ्लॉप हो जाएगा, जो कि वो चाहता है। वैसे अब वो सोचता है कि वो कुछ दिनों से अपने हॉस्टल में नहीं गया है, इस वजह से अब वो हॉस्टल की तरफ निकल जाता है। वो बाहर आने के बाद देखता है कि बेल अभी बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा है। पूरे ऑफिस में सिर्फ बेल को ही ओवर टाइम करने की परमिशन है क्योंकि वो वैसे भी गेम खेलेगा, जिस वजह से वो कोई काम नहीं करेगा। और जियान ये सोचता है और जियान वहां से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि असल में वहां पर हैंक भी छुपा हुआ था। वो जानबूझकर छुपा था क्योंकि उसे ओवर टाइम करने की परमिशन नहीं है और वो इसलिए छुपा था जिससे कि वो ओवर टाइम करते हुए आने वाली गेम पर रिसर्च कर सके और वो दोनों आपस में बात कर सके। अभी रात हो गई थी तो गेम के बारे में ही डिसाइड कर रहे थे वो लोग। और बेल कहता है कि जियान ने जो शुरुआती गेम क्रिएट किया है वो बहुत ही कम बजट पर क्रिएट किया गया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि जियान ने उसके अंदर अपनी इमेजिनेशन को लगाया था। हमें भी अपनी इमेजिनेशन का कमाल दिखाना होगा, तभी सभी चीजें बेस्ट बन पाएंगी। यहाँ पर बेल के हिसाब से इस गेम की शुरुआत समुद्र के बीच में से एक जहाज में से होनी चाहिए। अभी हमें इस गेम को बिल्कुल स्टोरी टाइप की तरह दिखाया जाता है, जहाँ पर बेल और हैंक दोनों ही इस जहाज पर लैंड कर चुके थे, जहाँ पर आने के बाद सब कुछ सही था। लेकिन हैंक कहता है कि हमें कुछ एनिमीज रखने होंगे जिससे कि एक एक्शन गेम की तरह लगे। तभी वहाँ पर कुछ ममीज आकर उनके ऊपर हमला कर देती है, जिनसे वो डरकर भाग रहे थे। उनके पास कुछ गन्स भी थी जिनका यूज वो करते हैं। वैसे गन से ममीज को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस पर बेल कहता है कि हम इस गन को मॉडिफाई करते हुए इतना पावरफुल बना सकते हैं कि एक एक अटैक में भी ममीज खत्म हो सकते हैं। इससे गेम कंट्रोल भी इजी बनेंगे। जियान के कहने के मुताबिक और दूसरी चीज की लोग बहुत ही ज्यादा बोर नहीं होंगे। वो गन्स को अपडेट कर लेते हैं। अब इस स्टोरी को समझने के लिए वो एक नए कैरेक्टर को ऐड करने का सोच रहे थे, इसलिए वो एक छोटी बच्ची को चुनते हैं। पर यहाँ पर आकर वो उस कैरेक्टर को बुलाने के लिए सेलेक्ट करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए वो सिर्फ स्क्रीन पर लिखा हुआ अपीयर करने का डिसाइड करते हैं, जो कि बजट फ्रेंडली होगा। यहाँ पर अभी वो गर्ल उन्हें एक दूसरे कॉर्नर की तरफ लेकर जाती है। वो सिर्फ हैंक को ही लेकर जाती है। हैंक को वहाँ पर मम्मी दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। होंग उससे डरकर भाग रहा था, लेकिन रास्ते में बेल छुपा हुआ था जो कि पहले उस मम्मी को मारते हुए हरा देता है। पर वो डिसाइड करते हैं कि अगर सच में वो एनिमीज को इतनी आसानी से खत्म कर देंगे तो गेम कम इंटरेस्टिंग होगा। इसी वजह से वो मम्मीज की पावर बढ़ाते हैं। साथ ही वो कुछ और मम्मीज को ऐड करते हैं, जिससे कि अब खतरा बढ़ गया था। लेकिन अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ से और आगे की जर्नी बढ़ानी होगी, जिससे गेम थोड़ा और लंबा हो सके। अब वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो वहाँ उस छोटी बच्ची को भी लेकर जाते हैं, जिससे कि साइड कैरेक्टर्स के बीच में एक अलग बॉन्ड क्रिएट किया जा सके, जिससे कि गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ बाहर रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हैंक बहुत ही ज्यादा खुश था। इस गेम के बारे में सिर्फ सोच ही रहा था। वो यहाँ पर बेल की तारीफ करते हुए उसे इमेजिनरी कहता है। अब अगली शाम हम देखते हैं कि आज भी हैंक फिर से ओवर टाइम करने के लिए रुक गया था। वो देखता है कि बेल भी अभी बैठकर कंप्यूटर पर कुछ रिसर्च कर
कर रहा है। अब जब बेल हैंक को देखता है तो वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम आज भी क्यों रुक गए, तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन इस पर हैंक कहता है कि नहीं, उसने प्रपोजल तैयार किया है और वो लगभग तैयार ही होने वाला है और जियान ने उन्हें ज्यादा टाइम भी नहीं दिया गेम को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए, इसलिए उन्हें ओवर टाइम करना ही होगा। वो यहाँ पर अपने प्रपोजल को बताता है, जिसके बाद बेल उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहा था ये चीज हैंक को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जिस वजह से बेल अब उसे कंप्यूटर में वो सब करके बताने लगता है। वहीं पर छुपकर अभी यांग ने उन्हें देख लिया था। वो फैसला करता है कि वो ये चीज जियान को बताएगा। अब अगले दिन कॉलेज में हम देखते हैं कि जियान बैठा हुआ था, तभी उसे हैंक की तरफ से मैसेज आता है कि उसने उस एक्शन गेम का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। ये देखकर वो हैरान था। वो सोच रहा था कि उसने तो जितना हो सकता था उतने इंस्ट्रक्शन सभी को दिए, फिर आखिरकार सभी लोग इतना ज्यादा काम जल्दी कैसे कर रहे हैं। उसी टाइम यांग उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि हैंग ओवर टाइम कर रहा है। जियान ये सुनकर हैरान था। वो तुरंत ही वहां से जाने लगता है हैंग को इस चीज का मना करने के लिए, लेकिन तभी यांग बताता है कि वो ओवर टाइम में गेम खेलता है। ये सुनकर जियान तुरंत रुक गया था। वो इस चीज पर खुश था और सोच रहा था कि अच्छा है हैंग कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। वैसे अब यांग को समझाने के लिए वो कहता है कि देखो, एक गेम डिजाइनर को गेम खेलना बहुत जरूरी है। अगर वो गेम खेलेगा ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे अपना गेम किस तरह से बनाना है। इसके बाद जियान उस प्रपोजल को चेक करते हुए हैंग को मैसेज करता है कि हाँ, उसने बहुत मेहनत की है और ये प्रपोजल अच्छा है, उसे इम्प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हैंग जब बाकी सभी को ये बताता है तो वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे और फिर से काम पे लग गए थे। अब इसके बाद हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अभी ऑफिस में था और नहा रहा था। वो अभी चेक करता है कि उसके जो पहले बनाए हुए गेम्स थे वो भी अभी अर्न कर रहे हैं। ये बहुत बुरी चीज थी क्योंकि अब उसे पैसे भी खर्च करने होंगे। वो सोच रहा था कि अब वो और पैसे कहाँ खर्च करे। तभी वहाँ पर यांग उससे मिलने को आता है। यांग थोड़ा गुस्से में था। वो कहता है कि तुमने हैंग को ओवर टाइम करने से मना क्यों नहीं किया, इस वजह से अब सभी लोग रूल तोड़ रहे हैं और ओवर टाइम कर रहे हैं। जियान ये सुनकर हैरान था, मगर वो जानता था कि अब जब सभी लोग ओवर टाइम करते हुए गेम ही खेल रहे हैं तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। वो कहता है कि ठीक है, तो हम उनके हेल्थ के साथ खेलेंगे नहीं। अगर कोई खुद से ओवर टाइम करना चाहता है तो हम उसे इस चीज के पैसे देंगे। ये सुनकर यांग हैरान था। वो कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, पर जियान कहता है कि वो सिर्फ उन्हें वही दे रहा है जो चीज वो ऑलरेडी डिजर्व करते हैं। जियान को अब एक और आइडिया आता है। बाद में हम देखते हैं जब होंग उसे आगे के गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बात बताने के लिए आया था तो जियान उससे कह रहा था कि वो सब कुछ तुम संभाल सकते हो, वैसे भी तुम्हें अच्छी नॉलेज है। इतने में जियान को आवाज आती है कि उसके जो एम्प्लॉय हैं वो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन जियान उन्हें रोक देता है। वो बताता है कि खाना उसने खुद ऑर्डर कर लिया है, उसने एक बहुत बड़ी जगह से खाना लिया है और उसके जो एम्प्लॉय हैं वो जब तक वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें खाना कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर लुलू आती है और बताती है कि प्रोफेशनल्स भी आने वाले हैं। असल में जियान ने एक जिम भी बना दिया है जिससे कि आधा टाइम वो जिम में रहेंगे और आधा टाइम खाने में वेस्ट करेंगे। इससे जियान को और ज्यादा फायदा होगा कि गेम धीरे धीरे बनेगा और ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि टाइम तो एक लिमिटेड का ही है। अब इतने टाइम में वो गेम को अच्छा बनाए या बुरा। अभी हैंग यहाँ पर लीन के पास आता है और कहता है कि उसे जियान पर थोड़ा डाउट होता है क्योंकि जियान उसे असली जैसा नहीं लगता, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो इतनी चीजें कर रहा है जो कि कोई कंपनी नहीं करती। इस पर लीन कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन शायद वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता है जिससे गेम में हमारा 100% दे सके हम। इस पर हैंग कहता है कि हमें सिर्फ 100% देना चाहिए, हमें ओवर टाइम करना होगा, भले ही क्यों ना हमें बिल्कुल छुपकर ही काम क्यों ना करना पड़े। अब तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है। उन्हें जानने को मिलता है कि ओवर टाइम वाला रूल हटा दिया गया है, वो लोग ओवर टाइम कर सकते हैं और अब उन्हें इस चीज के पैसे भी मिलेंगे। ये देखकर वो हैरान थे। लीन तुरंत ही जियान के पास आती है उससे बात करने के लिए। वो कहती है कि उसने रूल हटा दिया। जियान कहता है कि हाँ, उसने रूल हटा दिया और अब उन्हें पेमेंट मिलेगी, लेकिन लीन कह रही थी कि उन्हें पेमेंट नहीं चाहिए, वो ओवर टाइम करने के लिए तैयार हैं। जियान पहले ही उनके लिए बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन जियान कहता है कि नहीं, वो ये डिजर्व करते हैं, इसलिए जियान ऐसा कर रहा है। अब जियान की बात सुनकर यहाँ पर लीन ब्लश कर रही थी। वो कुछ कह ही नहीं पाती, इसी वजह से उसे जियान को थैंक यू कहकर वहाँ से लौटना पड़ता है।
बाकी सभी बाहर इंतजार कर रहे थे कि शायद लीन जियान को मना लेगी कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट ना करे, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुकी थी। वो सभी बहुत खुश थे कि आखिर उन्हें कितना अच्छा बॉस मिला है। लेकिन यहाँ पर बेल कहता है कि देखो, हमारे पास अब खुश होने का टाइम नहीं है। जियान ने हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि वो जानता है कि हम हमारा बेस्ट देंगे। इसी वजह से हमें गेम को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द गेम को तैयार करना होगा। अब वो सभी काम पे लग गए थे। वहाँ दूसरी तरफ जियान अपने अलग ही टेंशन में था कि आखिरकार वो इतने सारे पैसे कैसे खर्च करेगा। वैसे अब उसके दिमाग में आइडिया आना बंद हो गए थे कि वो इतने पैसे कहाँ लगाए, क्योंकि सच में पुराने गेम से उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल चुके हैं। वो अब बेल के पास आता है। वो बेल से पूछता है कि वो बजट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन बेल उससे कहता है कि बजट बहुत सही है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने में पूरा गेम अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। पर जियान उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेस्ट गेम बनाना है। अगर हम बजट को देखते रहे तो बेस्ट गेम नहीं बन पाएगा। तुम बस बताओ कि हमें किस चीज की जरूरत है। अब बेल भी ज्यादा कुछ सोचता नहीं, पर वो कहता है कि अगर गेम अच्छा चलता है तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। वो 5 लाख युवान के हैं। यह सुनकर जियान कहता है कि चिंता की बात नहीं है, हम गेम को लॉन्च करते ही हम वहाँ उस सर्वर को खरीद लेंगे। अब दूसरी तरफ हम वहाँ ली को देखते हैं। ये वही है जिसकी वो दूसरी कंपनी चलती है जो कि अभी मार्केट पर राज कर रही है। उसे जियान के बारे में पता चल चुका है और वो जानता है कि उसे जियान को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, और ऐसा करने के लिए उसे कोई आइडिया चाहिए। पहले वो सोचता है कि उसकी कंपनी खरीदे, लेकिन वो ऐसा कर चुका था और ऐसा करने में वो नाकाम हो गया। इसलिए अब वो फैसला करता है कि उसे जियान के सभी एम्प्लॉयज को खरीदना होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज जियान के साथ नहीं होंगे तो जियान की कंपनी खुद बर्बाद हो जाएगी। अब जब वो ये बात असिस्टेंट को बताता है तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, इसमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके सारे एम्प्लॉयज बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, उन्हें और कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन इस पर ली कहता है वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 3 लिख दो ताकि मैं आपके लिए जल्दी से इसका पार्ट 3 ला सकूं।